गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा टाक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बच्चों बीए पार्ट सेकेंड में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे और प्रधानमंत्री के बारे में मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बता चुकी थी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जब लोकसभा में किसी एक दल या घटक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा संसद के बाहर से किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री पद पर की जा सकती है, परंतु बाहरी व्यक्ति को पद ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ता है, नहीं तो उसे अपने पद से हटाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों की। प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा कहा जाता है। चूँकि भारत में संसदीय शासन अपनाया गया है और संसदीय शासन में कार्यपालिका शक्ति का सर्वोत्तम प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी नाव का मल्लाह कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता वही सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा करता है। वार्षिक बजट एवं अन्य समस्त सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं और सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है और इसके बाद में हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, विभागों में परिवर्तन करना, मंत्रियों को पद से हटाना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना भी प्रधानमंत्री का ही प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाहियों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। राष्ट्रपति भी यदि मंत्रिपरिषद को परामर्श देना चाहे तो वह प्रधानमंत्री के माध्यम से ही दे सकते हैं। एक तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में समन्वय करने का जो कार्य होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति को नियुक्तियां जो करने का अधिकार प्राप्त है वे सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करते हैं। उपाधियों के वितरण में भी राष्ट्रपति को जो परामर्श देने का कार्य होता है वो सारा का सारा कार्य प्रधानमंत्री का ही होता है। जैसे राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो वितरण होता है वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। वह संसद में देश और विदेशों में प्रधानमंत्री की सरकार की नीतियों का अधिकृत प्रवक्ता होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। किसी भी आपदा के समय युद्ध प्रारंभ करना हो या राष्ट्रीय सुरक्षा हो या किसी भी तरह का हार या जीत का जो सेहरा होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री के ऊपर ही बनता है। या ये कह सकते हैं कि आपातकालीन स्थितियों में जो राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं उन स्वविवेकी शक्तियों में सारा का सारा जो नीति निर्णय का कार्य है या डिसीजंस लेने का कार्य है वो डिसीजंस लेने का कार्य हमेशा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश नीति संबंधी निर्णय अंतिम रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं विवादों को सुलझाना, विभिन्न प्रकार की संधियां समझौते करना, इन सब में प्रधानमंत्री के द्वारा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। प्रधानमंत्री विभिन्न देशों का दौरा करते हैं और किसी भी राष्ट्र भारत राष्ट्र की अगर हम विदेश नीति की बात करें तो भारत की विदेश नीति एक तरह से जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आचरण होता है, जितना सशक्त प्रधानमंत्री होगा उतना ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का दबदबा कायम होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में समन्वय का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस की, या उन दोनों में क्या अंतर होता है। देखने में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल प्राय एक से ही माने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। संविधान के 44वें संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया था। हम मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर इस प्रकार से जान सकते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य सचिव सब मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं, ऐसे मंत्री होते हैं जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं और वो प्रधानमंत्री हमेशा अपने मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15 से 20 के बीच होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में 70 से भी अधिक मंत्री हो सकते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी कभी ही होती है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल की बैठक आवश्यकता अनुसार बार बार होती रहती है। सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है, मंत्रिपरिषद नहीं करता। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के नाम से ही कार्य करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों की। तो जो शक्तियां प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के साथ मिलकर ही करते हैं। मंत्रिमंडल की शक्तियां विशाल तथा कई जिम्मेदारियां हैं। राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल देश की आंतरिक एवं विदेशी नीति के निर्धारण संबंधी सभी प्रमुख निर्णय लेता है। लोगों को बेहतर जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए भी मंत्रिमंडल ही नीतियां निर्धारित करता है। यह राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखता है। सरकार द्वारा किया जाने वाला सारा खर्च तथा आवश्यक राजस्व जुटाना मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण की विषय वस्तु भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवाने का दायित्व भी मंत्रिमंडल पर ही होता है। प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा भी मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार की जाती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के साथ मिलकर समस्त कार्यों का संपादन करते हैं। जब हम मंत्रियों के उत्तरदायित्व की बात करें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं, परंतु वास्तव में वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा ही उन्हें हटा सकती है। यह संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोनों सदनों के प्रति लोकसभा उत्तरदायी, दोनों सदनों के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी नहीं है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व संसदात्मक सरकार का एक आवश्यक लक्षण है। जब मैंने आप लोगों को संसदीय सरकार के बारे में बताया था, तब मैंने ये भी बताया था कि मंत्रिमंडल या कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और यह जो उत्तरदायित्व होता है, यह उत्तरदायित्व दो तरह का यह उत्तरदायित्व वैसे सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन फिर भी मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के दो आयाम देखने को मिलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व में हमारे संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मंत्री लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी नहीं अपितु सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व के दो निहितार्थ होते हैं। पहला यह कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। यदि वह एक शिला न रहे तो समूचा मंत्रिपरिषद ध्वस्त हो जाता है और प्रधानमंत्री की स्थिति उस नाविक के समान होती है जिसके सहारे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे ही डूबते हैं। जब मंत्रिमंडल द्वारा कोई निर्णय मंत्रियों से किया जाता है तो मंत्री हमेशा बिना किसी झिझक के उसका समर्थन करते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो प्रधानमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल है वो सभी एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं जनरली, और जब वो एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं तो मंत्रिपरिषद के द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है, व्यवस्थापिका में जब अपना बहुमत सिद्ध करना होता है या व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जाता है तो वहाँ वो एक ही पक्ष में वोट देते हैं। वो उससे मतलब यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसके लिए एक ही विकल्प होता है कि वह मंत्रिपरिषद से अपना त्यागपत्र दे दे। ये उसका सिंगल डिसीजन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का महत्व ये है कि मंत्री सरकार के साथ ही मतदान करते हैं। सरकार यदि प्रधानमंत्री आग्रह पूर्वक कहे तो मंत्रियों को उसका समर्थन करना पड़ता है और बाद में संसद में या अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने निर्णय की आलोचना को इस आधार पर रद्द न करे कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं है। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि वो एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। एक राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं उनकी समान विचारधारा होती है। समान विचारधारा होने के साथ में उन्हें केवल लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में ही अपना बहुमत सिद्ध नहीं करना होता है, अपना पक्ष नहीं रखना होता है। उन्हें दल की जो बैठकें होती हैं उन दल की बैठकों में भी अपने निर्णय प्रधानमंत्री के साथ ही संलग्न करने होते हैं। तो इस प्रकार यह है कि यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के विरुद्ध इस प्रकार सभी मंत्री प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के ही कार्य करते हैं और यह संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो वह अविश्वास का प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है बल्कि पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव होता है। इसी प्रकार यदि लोकसभा में किसी सरकारी विधेयक या बजट के विरुद्ध बहुमत प्रस्तुत करना होता है तो सारा का सारा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के अनुसार ही अपना मत देता है, अपना पक्ष रखता है। अब हम बात करते हैं मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की। यद्यपि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तथापि वे लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना यदि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य की आलोचना होती है तो उसे संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और ऐसी स्थिति में मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लागू होता है। इसी प्रकार यदि किसी मंत्री का व्यक्तिगत व्यवहार अभद्र तथा प्रश्नात्मक हो तो सरकार और इससे सरकार पर प्रभाव पड़े तो उसे ऐसी स्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और यदि कोई किसी मंत्री का आचरण ऐसा हो कि वह सरकार पर बोझ बन जाता है अथवा प्रधानमंत्री के लिए सिरदर्द बन जाता है तो उसे अपना पद छोड़ने के लिए कहा भी जा सकता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां जो है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से एक साथ कार्य करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों की समस्त जिम्मेदारी उनकी खुद की होती है, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व उनका होता है। और प्रधानमंत्री दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत देश की भूमिका को बढ़ाने में अपना सहयोग देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कार्य करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, प्रधानमंत्री नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों को बनाने के जब कानून बन रहा होता है तब प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका का सदस्य होता है और जब कानूनों का क्रियान्वयन करना होता है तब वो कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। और इसी प्रकार से जब हम वित्तीय अधिकारों की बात करते हैं
तो लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करना, बजट प्रस्तुत करना, ये सारा वित्त मंत्री का कार्य होता है। और वो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही कार्य करते हैं। और इस प्रकार से हम ओवरऑल यह कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में जो प्रधानमंत्री का पद है वो एक चमत्कारिक पद है, बहुत सारी शक्तियों से युक्त पद है। इस पद पर बैठने वाला जो व्यक्ति होता है, इस पद पर जो बैठने वाले जो इस पद पर आसीन होते हैं, उनके द्वारा लगभग समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और समस्त कार्यपालिका शक्तियों को प्रयोग करके प्रधानमंत्री के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वह भारत की विदेश नीति को किस प्रकार से सफल बना सकता है, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ा सकता है और विकास के रास्ते पर भारत को वो आगे की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद।